हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं विवेक, एसबीआई पीओ। तो आज जिनकी भी 25 फरवरी को एसबीआई क्लर्क की मेंस की एग्ज़ाम थी, आई होप कि सबकी अच्छी गई होगी। और जैसी भी गई होगी, कई लोगों के बहुत अच्छे गए होंगे, कई लोगों के बहुत अच्छे नहीं, एवरेज गए होंगे, कई लोगों के ख़राब भी गए होंगे। तो जैसे भी गए होंगे, अब उसके बारे में सोचना नहीं है। जैसा भी एग्ज़ाम गया, आप सब के हाथ में अब कुछ नहीं है। आपको जितनी मेहनत करनी थी अपने तरीके से, अपने से खुद से जितनी एफर्ट लगानी थी, आप सबने लगा लिया। आपने एग्ज़ाम भी दे दिया। अब क्या है कि अब जब भी मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप हमेशा फॉलो करना। जब भी आप एग्ज़ाम लिखते हो ना, मेंस, स्पेशली मेंस एग्ज़ाम, मेंस का लिखने के बाद भूल जाओ कि कोई आपने कोई एग्ज़ाम भी लिखा है। ठीक है? क्योंकि मेंस के रिजल्ट आएंगे, आपके फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है? तो ऐसे रिजल्ट को ना आप लोग भूल ही जाओ। क्योंकि आप उसी कई गलतियां क्या करते हैं ना, कि बहुत लोग कि इसे पकड़ के इसके आस में बैठे रहते हैं कि कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, कब आएगा, और उस चक्कर में अपने आगे के जो पढ़ाई है ना, उसे डिस्टर्ब कर चुके होते हैं। ठीक है? हाँ, और उसी सोच में फंसे हुए, अटके हुए होते हैं और पढ़ाई नहीं करते आगे। तो उनकी प्रिपरेशन काफ़ी हैम्पर होती है। तो आप जब मेंस की एग्ज़ाम लिख दिए ना, आप अब कुछ नहीं कर सकते ना। जब रिजल्ट आएगी, जो होना होगा होगा। आपके सोचने से थोड़ी ना रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो अगर आपने आपकी बहुत अच्छी नहीं गई, तो आप देखिए कहाँ पे गलतियाँ हुई, उस पर सुधार कीजिए। और नेक्स्ट डे से एकदम प्रॉपर नया स्ट्रैटेजी बनाइए। और मैं ये कह रहा हूँ, अभी से 4 महीने आपके पास टाइम है। मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है? फरवरी तो पार हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने जो है ना, फिर जुलाई से आपके ना, जुलाई अगस्त से आपके एग्जाम्स बैंकिंग के स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपके पूरे ईयर एग्ज़ाम चलेंगे, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है ना? तो ये 4 महीने आपको क्या करने हैं कि जितने भी अ, अच्छे जितने जो भी सेक्शन में आपके ख़राब हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है? और ये 4 महीने को बहुत ही एम बना के एकदम प्रिपरेशन कीजिए नई स्ट्रैटेजी के साथ, और डेफिनेटली होगा। ठीक है? तो चलिए आज का मोमेंट के बारे में बताते हैं। जैसे कि पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ सीक्रेट है, तो वो ये था कि मैं आज एज ए इन्विजिलेटर गया था एग्जामिनेशन सेंटर में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं जिस एग्ज़ाम सेंटर में था, रांची के तुपुदाना एग्ज़ाम सेंटर में, वहाँ पे मैं जिस एग्ज़ाम सेंटर में था, उसी एग्ज़ाम सेंटर से मैंने एग्ज़ाम लिखा है। बहुत सारे, मैक्सिमम 90% एग्ज़ाम्स मैंने अपने लाइफ के कंपटीशन के उसी एग्ज़ाम सेंटर से लिखे हैं। और इवन इवन एस बी आई पी ओ भी मैं उसी सेंटर से लेकर पिछले साल बना था। ठीक ना? तो सेम सेंटर से मैं एग्ज़ाम लिखा, सेम सेंटर से जॉब लिया, और उसी सेंटर में वापस मैं इन्विजिलेटर बन के गया था। तो ये मेरे लिए काफ़ी अमेजिंग मोमेंट थी, एक करिश्मा लायक था। जैसे भगवान ने कोई करिश्मा किया हो, भगवान कोई रूप दिखा रहे हो, उस टाइप थे, एक स्टोरी टाइप। कि पिछले साल मैं एक लाइन के उस पार था, उस साइड था, और सेम सेंटर पे आज जस्ट 1 साल के बाद मैं इस साइड था। और मैं जब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो पढ़ाई कर रहे थे, सब बहुत सारे फ्रेंड्स मिले, मुझे देख के वो सरप्राइज हो गए। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मेरे काफ़ी कई सब्सक्राइबर्स भी मिले। ठीक है? तो सबसे मिलके अच्छा लगा। मैं जिस रूम में था, उस रूम में मेरे काफ़ी ज़्यादा जान पहचान के फ्रेंड्स थे। तो मैं सबको देख रहा था। मतलब स्टार्टिंग में तो मैं क्या था ना कि मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल भी फील हुआ, क्योंकि मुझे सब कोई नोटिस कर रहे थे। क्योंकि जितने भी इन्विजिलेटर थे, उनमें सबसे जूनियर मैं था, सबसे यंग यंग इन्विजिलेटर। बाकी सब सीनियर सीनियर बूढ़े बूढ़े थे, मतलब थोड़े एजेड थे। तो मुझे सब नोटिस कर रहे थे, तो मुझे अनकंफर्टेबल लगा। लेकिन फिर धीरे धीरे फर्दर मैं रिलैक्स हो गया, और मैं फिर कंफर्टेबल था। मैंने अच्छे से इन्विजिलेटिंग किया। ठीक है? तो काफ़ी अमेजिंग मोमेंट थी, यादगार। मैं अपने प्रीवियस ईयर के सारे मोमेंट को याद कर रहा था कि उस सीट पे, मैं जिस सीट पे बैठ के एग्ज़ाम लिखा था पिछले साल, उस सीट को भी मैंने जाके देखा। और स्टोरी में बताता हूँ, पिछले साल मुझे वॉशरूम जाने थे एग्ज़ाम स्टार्ट होने से जस्ट 2 या 3 मिनट पहले। और मैंने इन्विजिलेटर से परमिशन लिया था, उसने नहीं दिया था, मैं नहीं गया था। और मैं
मैं उस चीज़ को याद कर रहा था, मैं इस बार उसके जगह पे मैं था, इन्विजिलेटर की जगह पे। और इवन मुझसे दो तीन चार लोगों ने पूछा, और मैंने तुरंत अलाउ किया कि जाओ जाओ, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को देखा था ना कि क्या होती है दिक्कतें, तो मैंने अलाउ करा, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा यार कि आज मेरे अंडर में था और मैंने वो चीज़ें किया जो कभी मेरे साथ नहीं की गई थी। तो अच्छा लगा वो चीज़ें। तो ठीक है, तो ओवरऑल चलिए एग्ज़ाम कैसा था। तो मैं सारे रूम्स में बोले तो मैं सारे रूम्स में 10 रूम थे, 10 रूम में मैं घूम घूम के इन्विजिलेटिंग गया। तो मैंने देखा अटेम्प्ट जो थे वो मैं देख रहा था। तो मैं फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 25 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट की थी मेरी ड्यूटी। तो फर्स्ट शिफ्ट में मैंने देखा कि मेरे शिफ्ट में 1150 बच्चे थे फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है, मेरे सेंटर से। तो उनमें से हाँ, तो और अगर मैं एग्ज़ाम की, अगर मैं सेक्शनल अगर कट ऑफ एवरेज अटेम्प्ट की बात करूँ, तो मैंने ये देखा कि चूँकि मैं मैक्सिमम अपने जो 10 रूम थे, 10 रूम में मैं विज़िट कर रहा था, मैं देख रहा था, चूँकि घूम रहा था तो सारे स्क्रीन पे मैं देख ही रहा था। तो जो मैक्स एवरेज जो अटेम्प्ट रहे हैं वो सेक्शन वाइज, वो मैथ में अगर मैं बात करूं तो मैथ में जो एवरेज अटेम्प्ट है 15 से 20 के बीच में है। मैक्सिमम लोगों ने 15 से 20 के बीच में ही अटेम्प्ट करा है मैथ में। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग 20 के अराउंड, एवरेज अटेम्प्ट 20 से 22 20 25 के बीच में रहे हैं, 20 के राउंड ही रहे हैं आसपास ही। एवरेज अटेम्प्ट रीजनिंग में 20 से 25 के बीच में। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश बहुत इजी थी, मतलब प्री लेवल की, प्री से थोड़ा ऊपर बोल सकते हैं। इंग्लिश वॉज इजी। एंड इंग्लिश में जो थे एवरेज अटेम्प्ट जो थे वो 25 से 30 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट थे। कई लोगों ने 35 भी किया है, 30 कई नहीं, बहुत लोगों ने 35 के अराउंड किया है, 30 एबव किया है, ठीक है। बट अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट लूँ तो 25 to 30 के आसपास, जिसमें से कि 30 के की ओर ही जाएगा। तो 25 to 30 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट है इंग्लिश में। और अगर जीए की बात करूँ तो जीए टफ था, जीए मॉडरेट टू टफ था, ठीक है, मॉडरेट था बोल सकते हैं। क्योंकि जीए में थोड़ी ज़्यादा डीप में क्वेश्चन पूछ रही थी। मैंने ये देखा कि कई लोगों को कि आधे घंटे ख़त्म हो गए मात्र 2-3 क्वेश्चन जीए में किए हुए हैं। फिर मैंने ये देखा कि जो मैक्सिमम लोग थे जो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए, जो उन्हें मालूम थी, वो 7 से 8 क्वेश्चन ही जीए में किए थे अच्छे से। उसके बाद 7-8 क्वेश्चन के बाद जो है ना, थोड़े से अच्छे से जैसे तैसे करके 10 हुए। मैंने देखा कि 10 क्वेश्चन के बाद लोग गेस करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो 8-10 क्वेश्चन के बाद लोगों ने गेस करना स्टार्ट किया, और गेस करके जो एवरेज अटेम्प्ट जीए के रहे हैं वो 17-18 क्वेश्चन रहे हैं। 17-18 क्वेश्चन जीए में रहे हैं। ये मॉडरेट था, इसमें एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं 17-18, 15 से 20 के बीच में 17-18 आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में एवरेज अटेम्प्ट 25 के 30 के बीच में रहे हैं। और मैथ में एवरेज अटेम्प्ट 15 से 20 के बीच में रहे हैं, 16-17, 17-18 वही, और 15 से 20 के बीच में। और रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में 20 से 25 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं। रीजनिंग भी बनाने लायक ही थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो 25 बोल सकते हैं, 25 के अराउंड रीजनिंग में 20 से 25 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट रहा है। जब और मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन बनाने लायक थी। मैथ सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैथ में काफ़ी थे, मतलब इजी प्री लेवल के जो होते हैं इनइक्वालिटीज़, वैसे सिंपल इनइक्वालिटीज़ थे, थोड़े लंबे थे बट प्री लेवल के इनइक्वालिटीज़ थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्री लेवल के थे। नंबर सीरीज थे जो कि थोड़े बीच में पैटर्न है उसमें वेरिएबल वाला, कि वेरिएबल की पैटर्न फाइंड करो, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, उस वेरिएबल से फिर इक्वेशन बनाया हुआ है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू बताओ। तो वैसे थे। डीआई देखा, टॉय वगैरह था, टॉय के इतने नंबर ऑफ टॉय बेचे गए, टॉय के प्राइसेस इतने इंक्रीज स्केल अप किए गए, इंक्रीज किए गए हैं, मार्कअप किए गए हैं, हाँ, टोटल नंबर ऑफ टॉयज़ कितने हैं, उनके टोटल प्राइस कितने हैं, ऐसे करके एक डीआई थे। तो डीआई थोड़े बोल सकते हैं कि मेंस है, ऑब्वियसली रहेगा थोड़े लेंदी, लेकिन बनाने लायक थे। एक बार ऐसा होता है कि आपको कुछ क्लू पता ही नहीं चल रहा हो डीआई में कि कैसे बनानी है और क्या करना है,
बट वैसा नहीं था, सारे में पता चल रहा था क्या करना है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लेंदी हो सकते हैं लेकिन बनाने लायक थे, सारे डेटा बनाने लायक थे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में जो थे पेपर वो अच्छे थे। मैंने देखा सिलोगिज्म वगैरह थे और जो भी पजल भी थे वो बनाने लायक कुछ कुछ थे, टफ भी थे, कुछ इजी भी थे। हाँ, लेकिन ओवरऑल बनाने लायक उसमें भी थे। 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे ही इजी वाले ही थे जो कि आप बना सकते हैं। मैंने टोटल क्वेश्चन नहीं देख पाया क्योंकि मैं लेफ्ट राइट कर रहा था, वॉकिंग कर रहा था। तो ये एवरेज अटेम्प्ट आपके 20 से 25 के बीच में रीजनिंग में रहे हैं। और इंग्लिश इजी था। जीए थोड़े टफ थे, जीए टफ थे डेफिनेटली, वो डीपली पूछ रहा है। और मैक्सिमम जो जीए थे ना वो पिछले 3 महीने से थे। जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में मैंने बताया है कि आप मैक्सिमम जो है ना पिछले 4 महीने का जीए कंप्लीट करके जाओ। तो ये 4 महीने जो है ना, जैसे मैं अभी फरवरी में थे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। इनसे बाहर नहीं जाएगा। इनसे 80 to 90% क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे, इन 4 महीने से, जो कि हुआ भी उसी से आया। हाँ, लेकिन थोड़े डीप में पूछ रहे हैं जीए, आप सबको डीप में पढ़ने होंगे, छोटे छोटे फैक्ट भी पढ़ने होंगे। हाँ, और जिनके अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम है 4 मार्च को, मैं उन्हें बोलूँगा कि जीए को ये स्टडी आईक्यू की जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पहले भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पीडीएफ पिन कर रखा है। आप स्टडी आईक्यू की जो बैंकिंग अवेयरनेस की जो पीडीएफ आती है ना, 15-15 दिन की 2 पीडीएफ आती है 1 महीने की, उसे आप कंप्लीट करें। और उसमें जो एमसीक्यू है ना, उसके अलावा उसमें बहुत छोटे छोटे अल्टरनेटिव दूसरे पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो उन सारे पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए हैं। ठीक है, तो आप उस पीडीएफ को बैंकिंग के अवेयरनेस के लिए एकदम अच्छे से रट लें, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, तो उससे बैंकिंग अवेयरनेस हो जाएगा। और आप जीए करंट अफेयर जिससे अभी कर रहे हैं उसे मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं है आपके पास रिवीजन करने का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि एवरेज अटेम्प्ट की, तो 80 to 90 के बीच में एवरेज अटेम्प्ट रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के। तो यही है एवरेज अटेम्प्ट। अब देखते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है आगे। और भी एग्ज़ाम हो जाते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, फिर तो एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, तो यही था आज का ओवरऑल एनालिसिस एग्ज़ाम का। और आई होप कि आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। और जो जिनके भी 4 मार्च को एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे से जो भी छूटे वूटे हैं वो अच्छे से कर लीजिए। और पैनिक नहीं होना है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, और आज जिनका भी ख़राब गया एग्ज़ाम या मॉडरेट गया, एवरेज गया, तो मैं उन्हें ये बोलूँगा कि या बहुत अच्छा भी जिनका गया, मैं बोलूँगा कि अब रिज़ल्ट का ना सोचें, भूल जाएं। आप जो भी मेंस लिखते हैं ना, और जब फाइनल रिजल्ट आना होता है तो आप मेंस लिख के भूल जाइए कि आपने कोई एग्ज़ाम लिखा है। अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपने अपनी तरीके से अपने तरफ से 100% दे दिया ऑनेस्टली। अब जो भी होगा आपके सोचने से थोड़ी ना रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो जो भी होगा वो आएगा, उसे भूल जाओ कि आपने कोई एग्ज़ाम भी दिया। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। एक नई स्ट्रैटेजी बनाओ, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक नई स्ट्रैटेजी बनाओ। कहाँ पे मिस्टेक किए आप, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन में कमियां हैं, उन सब पे काम करो। और मैं बता रहा हूँ अभी से, ये फरवरी तो ख़त्म हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीने आपके पास टाइम है। जुलाई अगस्त से आपके एग्ज़ाम का स्टार्ट हो जाएंगे बैंकिंग के, फिर पूरे साल एग्ज़ाम चलेंगे। तो आपको ना क्या है कि फिर टाइम नहीं मिलने वाला। तो आपके जिस सेक्शन में कमियां हैं, जिस सेक्शन में आप लैग कर रहे हैं, उस सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। उन सेक्शन की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जहाँ पे लैग कर रहे हैं उस पर ज़्यादा काम कीजिए। इन 4 महीनों में आप इतना रगड़ के पढ़ाई कीजिए, इतनी अच्छे से डीप में सारी चीज़ों को क्लियर कीजिए, अपने कंसेप्ट को जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं उस पर काम कीजिए। जिस सब्जेक्ट में आप लैग कर रहे हैं उसके बाद आप जब ये 4 महीने को बहुत अच्छे से रगड़ के जब पढ़ाई करेंगे ना, तो 5वां महीना से जब आप एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो इस 4 महीने में बहुत कोई क्या हो जाएगा कि अभी रिलैक्स फील करेंगे, आज एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, अब तुरंत लोग रिलैक्स फील करेंगे, अब तो नेक्स्ट कोई एग्ज़ाम नहीं है, चलो अब थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, अब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। और बहुत लोग सोचते भी हैं कि पढ़ाई करें नए स्ट्रेटजी से, अब पढ़ेंगे, लेकिन बहुत लोग अभी एग्ज़ाम नहीं है नज़दीक तो अब लोग रिलैक्स हो जाते हैं, उस सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ाई कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते सीरियसनेस को,
जिस सीरियसनेस के साथ एग्ज़ाम के दौरान वो पढ़ाई करते हैं। मैं कहता हूँ यहीं पे आप गलतियाँ करते हैं। अब एग्ज़ाम नहीं है, ये मौका है, इस मौके को आप मत गंवाइए। आपके पास 4 महीने का समय है, इन 4 महीने को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद आप डेफिनेटली अगले एग्ज़ाम को फोड़ डालेंगे, निकाल डालेंगे, ठीक है। तो यही है कि 4 महीनों को यूटिलाइज़ कीजिए। जैसे कोविड में बहुत लोग ना मस्ती किए, इंजॉय किए, पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन कई लोगों ने यूटिलाइज़ किया, जिनमें से मैं भी हूँ। कोविड टाइम को बहुत अच्छे से मैंने यूटिलाइज़ किया, कभी भी वेस्ट नहीं किया। तो वही था। तो वैसे ही इस 4 महीने को आपको यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। इस 4 महीने में रिलैक्स नहीं होना है कि अभी एग्ज़ाम नहीं है। तो आपके जो मेन फोकस हैं उस एग्ज़ाम के लिए, बैंकिंग के लिए, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, मेंस लेवल के मॉक दीजिए, लगाइए, मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर कीजिए, ठीक है। तो यही कीजिए, ऐसे कीजिए, ठीक है। और नई स्ट्रैटेजी बनाइए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। तो जो लोग भी नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ या लेटेस्ट अपडेट डालूँ तो आपको रिकमेंड हो जाए, ठीक है। तो आप देख पाएँ, ठीक है, और हमसे कनेक्टेड रहें। डेफिनेटली आप सभी को बेनिफिट होगी। तो ओवरऑल आज का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा एज एन विजिलेटर। बहुत ही शानदार मोमेंट थी, नहीं बता सकते, कि शायद आप सब फील कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा मोमेंट। जिस सेंटर से मैंने एग्ज़ाम लिख के पीओ बना, उसी सेंटर पे एज ए इन्विजिलेटर जस्ट पिछले साल मैं वहाँ एग्ज़ाम लिख रहा था, और इस साल मैं एज ए इन्विजिलेटर वहाँ पे गया। तो काफ़ी मेमोरेबल अमेजिंग मोमेंट था मेरे लिए। तो ये था, और उसमें भी कि सारे इन्विजिलेटर में सबसे यंग इन्विजिलेटर मैं था। मुझे सब कोई नोटिस कर रहे थे, स्टूडेंट्स भी और अदर इन्विजिलेटर भी, सब लोग मुझे देख रहे थे गौर से, बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे रूम में। तो ये अमेजिंग मोमेंट था, तो मैं इसे हमेशा संजो के रखूँगा। और डेफिनेटली आई विश कि आप सब के साथ भी ऐसी मोमेंट आए, बहुत जल्दी आए, और आप सब भी बहुत अच्छा कर पाएँ, और जॉब लेके जल्दी से अपनी लाइफ सेट करें, और अपनी फैमिली की लाइफ सेट करें, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट इसी के साथ, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू।